हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार टेक्निकल एनालिसिस प्रोग्राम के अंदर। और आज हम जो यहाँ पे बात करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जो है उसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे और आगे आगे बढ़ने की धीरे धीरे कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ पे मैं आपका ग्राउंड तैयार कर चुका हूँ। ठीक है, तो आज से शायद मेरा फेस नहीं दिखेगा क्योंकि अब जो है हम ऐसी कंडीशन में आ चुके हैं कि जहाँ से मेरा फेस देखने से कुछ नहीं होगा। अब आपका ध्यान जो है वो ब्लैक बोर्ड की ओर होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने पार्ट 3 के बारे में, व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन उससे पहले आ, हमारे वादे के मुताबिक जो नीचे थॉट लिखा हुआ है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। If you want to earn big money, then you have to be smart। मतलब आप अगर बड़ा पैसा कमाना चाहते हो तो आपको पहले स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्मार्ट बनने का मतलब क्या है? देखो, या तो आपको इतना स्मार्ट बनना पड़ेगा, इतना बड़ा पैसा बाजार के अंदर लेके आना पड़ेगा कि जिससे आप जो है किसी भी चीज़ को आसानी से मतलब वहाँ पे बाय कर सको। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इतने स्मार्ट हो कि आपके कंपनी के अंदर की जो चीज़ें हैं वो भी पता हो, ठीक है, तब जाके आपको बिग मनी जो है वो बन सकता है, बड़ा पैसा। वरना क्या होगा? वरना आपको जो है वो जो स्मार्ट आदमी है उसका पीछा करना पड़ेगा। जैसे कि हम आगे बात कर चुके हैं कि कुछ स्मार्ट आदमी है जो यहाँ पे बड़ा पैसा बनाते हैं, ठीक है, उनके पीछे पीछे हमें जाते रहना पड़ेगा, तब जाके बड़ा पैसा बन सकता है। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें जो है वो बन सकती है जिसकी वजह से हमें बड़ा पैसा जो है वो मिल सकता है, उसकी यहाँ पे हम चर्चा करेंगे आज। और इसके बाद के पार्ट में जो है हम आगे चार्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें पहले समझनी जरूरी है। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली वाली स्लाइड पे और जानते हैं कि यहाँ पे हम तीसरे पार्ट के अंदर क्या क्या बातें जो है वो करने वाले हैं। तो पहला तो पॉइंट आएगा, व्हाट इज रिस्क एंड रिवॉर्ड रिलेशनशिप। मतलब रिस्क और रिवॉर्ड का जो रिलेशनशिप है, उसका जो रिश्ता है वो क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है या फिर कोई बिजनेस है उसके बारे में बात करेंगे। और वहाँ पे उस क्वेश्चन मार्क को जो है वो हम थोड़ा सा हटाने की कोशिश करेंगे। नेचर के पास्ट में जो हुआ है, मतलब भूतकाल में जो भी हुआ है, ठीक है, उसको देखकर हम फ्यूचर की प्राइस कैसे भाप सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। और क्यों हम टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करेंगे उसके बारे में भी यहाँ पे डीप में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो पहला पॉइंट है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे, व्हाट इज रिस्क एंड रिवॉर्ड रिलेशनशिप। तो देखो, आपने कई बार सुना होगा कि इसने बड़ा रिस्क लिया, इसने छोटा रिस्क लिया, इसने कम रिस्क लिया, इसने ज़्यादा रिस्क लिया। दरअसल है ना, रिस्क कभी भी बड़ा या छोटा कुछ नहीं होता है। ठीक है, कई जगहों पे रिस्क जो है वो शायद मेरे लिए 1 लाख रुपए का रिस्क लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, उसी जगह पे अगर कोई बड़े इंसान को रख लो, वॉरेन बफेट को रख लो, ठीक है, तो उनके लिए 1 करोड़ का रिस्क लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी। उससे भी आगे बढ़ो, कोई और ले लो, ठीक है, तो उनके लिए 100 करोड़ का रिस्क लेना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, तो रिस्क जो है वो कभी भी अकेले कुछ भी नहीं है। ठीक है, रिस्क के सामने रिवॉर्ड क्या है? रिस्क के सामने रिवॉर्ड क्या है? अगर मान लो कि आपको जो है यहाँ पे हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको 1 रुपये का रिस्क है। ठीक है, रिस्क जो है आपका 1 रुपये का है और रिवॉर्ड जो है वो आपका 10 रुपये है। ठीक है, तो आपको रिस्क छोटा सा लगेगा।
आपको रिस्क जो है वो छोटा सा लगेगा। लेकिन अब मान लो कि आपका रिस्क जो है वो 1 रुपये है और आपका जो रिवॉर्ड है, ठीक है, आपका जो रिवॉर्ड है वो सिर्फ 0.25 रुपीज़ है। यहाँ पे आप रिस्क ले रहे हो 1 रुपये का, ठीक है, और आपको रिवॉर्ड मिल रहा है 10 रुपये। और यहाँ पे आपको रिवॉर्ड जो है वो मिल रहा है सिर्फ 25 पैसा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, तो स्पेसिफिक तरीके से देखा जाए तो अगर ये रिवॉर्ड है ना 10 रुपये वाला, ठीक है, तो रिस्क जो है वो स्मॉल है, ठीक है। अगर 1 रुपये के सामने हमें 10 रुपये मिल रहे हैं ना, तो रिस्क जो है वो स्मॉल है, ठीक है। अगर 1 रुपये का रिस्क ले रहे हैं और सिर्फ 25 पैसा मिल रहा है, तो हमारा रिस्क जो है ना वो बिग हो गया, ठीक है। तो रिस्क जो है वो हमेशा रिवॉर्ड के सापेक्ष में देखा जाता है, कभी भी रिवॉर्ड के बिना रिस्क नहीं मान सकते हम, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात एक क्लियर कर लेना अपने दिमाग के अंदर, रिस्क और रिवॉर्ड दोनों जो है, ठीक है, रिस्क और रिवॉर्ड दोनों जो है उसको साथ में लेना है आपको। आप अगर कोई भी ट्रेड बना रहे हो ना, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मैं 10 रुपये का अगर स्टॉप लॉस रख रहा हूँ ना, तो उसके सामने मेरा टारगेट कम से कम 10 रुपये तो होना ही चाहिए, मतलब 1 जेम 1, ठीक है। तो अपना जो रिस्क रिवॉर्ड है ना वो मतलब थोड़ा सा फेवरेबल हो सकता है। मैं तो ज़्यादातर ऐसी चीज़ों में ध्यान नहीं देता हूँ, इंट्राडे में हो तो ठीक है, वरना मैं ज़्यादातर 1 जेम 5 जो है वो लेने की कोशिश करता हूँ। मतलब अगर मेरा 10 रुपये का स्टॉप लॉस बन रहा है ना, तो उसके सामने मुझे मिनिमम रिवॉर्ड जो है वो 50 रुपये तो मिलना चाहिए, उस हिसाब से मैं काम करता हूँ। और आपको भी आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पता चलता जाएगा कि ऐसी चीज़ें कैसे हम निकाल सकते हैं मार्केट के अंदर, कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो 1 जेम 1 से बढ़कर 1 जेम 5 तक आ सकता है, उसके बाद 1 जेम 10 पे आ सकता है, उसके बाद 1 जेम 20 पे आ सकता है, ठीक है। ये चीज़ें हमें वहाँ पे मेजरमेंट करनी रहती है। तो देख लेते हैं, चलिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहली तो बात, व्हाट इज रिस्क टाइप, ठीक है। रिस्क के 2 टाइप होते हैं, ठीक है। एक तो कैलकुलेटेड रिस्क होता है और दूसरा जो होता है वो अनकैलकुलेटेड होता है। मतलब एक आपको पता रहता है कि मैं इसके अंदर 10 या 20 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आपका कैलकुलेशन ये रहता है कि अगर मैं 100 क्वांटिटी ले रहा हूँ और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 10 रुपये आ रहा है, तो मेरा जो लॉस होगा वो 1,000 रुपये होगा, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रही है बात। एक मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा जो रिस्क है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे अलग कर रहा हूँ कि ये मेरा 10 रुपये का स्टॉप लॉस है, ठीक है, ये मेरी क्वांटिटी हो गई, ये मेरा हो गया स्टॉप लॉस, ठीक है, और ये मेरा हो गया पैसा। मतलब मैं 100 क्वांटिटी ले रहा हूँ, 10 रुपये का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, तो मेरा जो नुकसान होगा, मेरा जो लॉस होगा वो 1,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया कैलकुलेटेड रिस्क। एक क्या होता है, मैं क्वांटिटी तो ले रहा हूँ 100, ठीक है, 100 क्वांटिटी ले रहा हूँ, अब उस स्टॉक का प्राइस चल रहा है 200 रुपये, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, 200 रुपये के 100 क्वांटिटी ले रहा था, लेकिन 190 रुपये का स्टॉप लॉस लगा रहा था, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी जो क्वांटिटी है ना वो तो मैं 100 ही ले रहा हूँ, प्राइस भी वही है, लेकिन मैं एसएल जो है उसको इग्नोर कर रहा हूँ, मतलब एसएल नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा जो लॉस हो सकता है ना, मेरा जो लॉस हो सकता है, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता,
तो अगर मैं यहाँ पे देखने जाऊँ ना, तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जो लॉस निकल के आ रहा है ना, वो 20,000 रुपीज़ है। ठीक है, मतलब 100 क्वांटिटी 200 रुपये के प्राइस से अगर मैं ले रहा हूँ और स्टॉप लॉस कोई नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि चलो कोई बात नहीं भाई, जो भी होना है वो होगा, लेकिन मैं इसके अंदर स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहता हूँ। तो इस तरीके से ये जो है ना वो नॉन हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ये नॉन हो जाएगा, बल्कि ये वाली जो चीज़ है ना वो अननोन हो जाएगी, मतलब आपको पता ही नहीं है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये वाले जो एग्जाम्पल है उसके अंदर आपको मैं बोल रहा हूँ ना कि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हो। यहाँ पे आपको पता है कि आप क्या करने जा रहे हो। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ें हैं उनमें से हमें हमेशा नॉन के साथ जाना है, मतलब कैलकुलेटेड रिस्क के साथ जाना है। कभी भी अनकैलकुलेटेड रिस्क के साथ कहीं भी कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि अगर आज हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं ना तो उसके अंदर हमारे पास कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। ठीक है, तो अनकैलकुलेटेड के साथ हम कभी भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो रिस्क के दो टाइप होते हैं, एक तो कैलकुलेटेड होता है, एक अनकैलकुलेटेड होता है। तो हम हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क के साथ चलेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे का पॉइंट देख लेते हैं। नॉन और अननोन वो मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। ठीक है, नो ओनली रिस्क लीव एंड नो ओनली रिवॉर्ड लीव। ठीक है, मतलब रिस्क अकेला कभी भी कहीं पे नहीं होता है और रिवॉर्ड भी कभी भी अकेला नहीं होता है। ठीक है, बिना रिस्क के रिवॉर्ड नहीं हो सकता है और बिना रिवॉर्ड के रिस्क नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई भी आदमी मार्केट में इस चीज़ के लिए नहीं आता है कि हाँ मैंने 100 क्वांटिटी 100 रुपये पे बाई किया, ठीक है, तो मैं ये पूरा का पूरा जो है ना वो रिस्क ले रहा हूँ। ठीक है, ये जीरो हो जाने चाहिए, ऐसे तो कोई नहीं आता है ना। हर आदमी क्या करने आता है कि मैं ये 100 रुपये में ले रहा हूँ ना, तो इसके 110 रुपये हो जाएंगे तो मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो हर आदमी रिस्क और रिवॉर्ड दोनों के साथ मार्केट में आता है, कोई भी आदमी रिस्क और रिवॉर्ड के बिना मार्केट के अंदर नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो रिस्क और रिवॉर्ड हर जगह पे आपको दिखेगा, ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट के अंदर कोई बिजनेस भी कर रहे हो ना तो वहां पे भी आपको रिस्क पता है। ठीक है, आप अगर कोई भी मान लो कि छोटी सी आपकी शॉप है टाइल्स की, ठीक है, तो टाइल्स जो मंगवा रहे हो ना उसके अंदर भी आपको पता है कि कुछ चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी तरीके से चल जाएगी और कुछ चीज़ें जो है वो शायद गोडाउन में पड़ी रह सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी रिस्क और रिवॉर्ड दोनों चीज़ें जो है वो साथ में चलती है। कभी भी रिस्क सिर्फ रिस्क ही नहीं रहता है और कभी भी सिर्फ रिवॉर्ड भी नहीं रह सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो, कोई भी चीज हो, ठीक है, कोई भी चीज हो यहाँ पे, तो बिना रिस्क के या बिना रिवॉर्ड के कोई भी इंसान पैसे नहीं कमा सकता है। बिना रिस्क या बिना रिवॉर्ड के कोई भी आदमी पैसा अपना जो है वो नहीं बढ़ा सकता है। ठीक है, आप अगर आज मान रहे हो कि मैंने 20 लाख रुपए जो है वो स्टॉक मार्केट में लगा दिए, लेकिन मुझे इससे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, ऐसी बात हो नहीं सकती है। ठीक है, हर आदमी को आज रिवॉर्ड चाहिए। ठीक है, दूसरी जगह पे अगर 20 लाख रुपए आप मार्केट में लगा रहे हो तो आप ये सोच के नहीं लगा रहे हो कि इसको मुझे जीरो करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि रिस्क और रिवॉर्ड दोनों साथ में है, कभी भी रिस्क और रिवॉर्ड अलग अलग नहीं रहते हैं। ठीक है, तो हर जगह पे आपकी ये कोशिश रहती है कि मैं जो रिस्क ले रहा हूँ ना उसके सामने मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। आपको रिस्क के अंदर कितने चीज़ें दिखाई देगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पहली बात रिस्क को अवॉइड करते हैं। ठीक है, रिस्क को अवॉइड करते हैं। मानो कि 200 रुपये में कोई स्टॉक लिया, ठीक है, आपने 10 रुपये का इसके अंदर रिस्क लिया है, मतलब 190 पे अगर आ जाएगा ना ये स्टॉक, ठीक है, तो आप उसमें से निकल जाओगे। लेकिन लेकिन यहाँ पे 190 पे जब आता है ना तो लोग जो है वो अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं
कि भले ही 185 आ गया, भले ही 180 आ गया, भले ही 170 आ गया, ठीक है, ये नहीं करना है, अवॉइड कभी भी नहीं करना है रिस्क को, ठीक है। आपने 10 रुपए का रिस्क लेने का प्लान बनाया है ना, ठीक है, 190 आ गया, मतलब आपको वहां से निकलना है, कभी भी ये वाली प्राइजें नहीं देखना है, ठीक है। अगर यहाँ से मान लो कि 190 रुपये में आपने रिस्क लिया था 10 रुपये का, अगर यहाँ से वापस 200 रुपये हो गया, ठीक है, तो फिर से एक बार ट्रेड ले लेना, 190 का स्टॉप लॉस दे देना, लेकिन आपको कभी भी ये जो है उसको अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। रिस्क को कभी भी अवॉइड नहीं करना है कि हाँ कोई बात नहीं, चलो हम आगे देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, 180 आ गया वहाँ पे थोड़ा सा एवरेज बना लेते हैं, ये चीज़ें कभी भी नहीं करनी, ठीक है। तो कभी भी आप रिस्क को जो है वो अवॉइड नहीं करोगे। दूसरी बात, रिस्क को कभी भी रिड्यूस नहीं करोगे, रिस्क को कभी भी रिड्यूस नहीं करोगे, मतलब आपने माना कि 200 रुपये में मैंने स्टॉक लिया है, 10 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस है, 190 में मुझे निकल जाना है, लेकिन आपने क्या किया कि 190 के आसपास आया ना, तो आपने आपके स्टॉप लॉस को जो है वो खिसका के 185 पे रख दिया। तो ये रिड्यूस कभी भी नहीं करना है, ठीक है, आपके स्टॉप लॉस को रिड्यूस कभी नहीं करना है, जहां पे आपका स्टॉप लॉस आ रहा है ना, उस स्टॉप लॉस को आपको दे देना है, कोई बात नहीं, ठीक है। 190 रुपये पे आपका स्टॉप लॉस है और 190 स्टॉक आ गया है, तो आपको वहां पे निकल जाना है, ठीक है। दूसरी बात, आपको कभी भी रिस्क को ट्रांसफर नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं, 200 रुपये का स्टॉक तो ले लिया, ठीक है, अब 10 रुपये का स्टॉप लॉस उसने सोच भी लिया था, वहां पे आ भी रहा था, चार्ट के ऊपर दिख रहा था कि अगर ये 190 से नीचे गया ना तो ये बड़ी तबाही मचा सकता है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं लोग, ट्रांसफर कर लेते हैं, रिस्क को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। ट्रांसफर करना मतलब क्या होता है कि 190 पे आ गया ना, ठीक है, तो वो यहाँ से मतलब एवरेज करना स्टार्ट करता है, ठीक है, और धीरे धीरे अपनी एवरेज जो है वो बढ़ाता जाता है, 180 पे भी बाय करेगा, 170 पे भी बाय करेगा, 160 पे भी बाय करोगे, 150 पे भी बाय करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होता जाएगा, आपका जो रिस्क है ना वो ट्रांसफर होता जाएगा। हाँ, आपकी एवरेज नीचे आ रही है, आपको लगेगा कि मेरी एवरेज जो है ना वो 167.5 के आसपास आ गई, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे है, ठीक है, 167.5 पे आ गई, लेकिन आप अगर देखोगे ना तो वो स्टॉक चल रहा है 150 रुपये, जहाँ पे आपने 10 रुपये का लॉस लेने का प्लान बनाया था, वहाँ पे आप लॉस में बैठे हो 17 रुपये 50 पैसे, और आपका जो यहाँ पे क्वांटिटी था ना वो 100 क्वांटिटी था, ठीक है, लेकिन जब जब आप एवरेज करने जाते हो ना तो 100 यहाँ पे 200 300 400 500 600 क्वांटिटी हो गया, आपका कितना क्वांटिटी हो गया, 600 क्वांटिटी, मतलब अगर अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका मतलब रिस्क ही इतना बढ़ गया होगा ना कि जिसको आप लेना नहीं चाहते थे, ठीक है। तो पहले से ही हमें तैयार रहना है कि जब भी हमारा स्टॉक है वो कहीं स्टॉप लॉस पे आ जाएगा तो हमने जो रिस्क सोचा है ना, हमें मतलब रात को नींद आ जानी चाहिए, ठीक है, अगर हमारा स्टॉप लॉस हो भी रहा है ना तो रात को नींद आ जानी चाहिए, 150 पे आ जाएगा और क्वांटिटी पड़ी होगी ना तो रात को नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा आपके दिमाग में रहनी चाहिए, बैक ऑफ द माइंड रहनी चाहिए कि हमें कभी भी अवॉइड नहीं करना है रिस्क को, कभी भी रिड्यूस नहीं करना है, कभी भी ट्रांसफ़र नहीं करना है, हमें हमेशा के लिए रिस्क को एक्सेप्ट करना है। मतलब हमें अगर रिस्क जो हम ले रहे हैं, ठीक है, 10 रुपये का वो हो रहा है तो हमें एक्सेप्ट करना है कि हाँ हमारी कोई गलती थी जिसकी वजह से हमें इस स्टॉक के अंदर रिवॉर्ड नहीं मिला है, क्योंकि अगर वर्ल्ड का बेस्ट टूल्स माना जाए ना तो वो स्टॉप लॉस है जो आपकी कैपिटल को बनाए रखता है। अब अगर मान लो आपने वहाँ पे कोई 50,000 रुपये का जो कैपिटल है वो किसी स्टॉक के अंदर लगाया, ठीक है, मान लो वो स्टॉक चल रहा है 100 रुपये, आप इसकी क्वांटिटी लेके आए हो 500 क्वांटिटी,
ठीक है, आपने इसमें स्टॉप लॉस मान लिया कि 5 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब 25,000, ठीक है, 25,000 सॉरी 2500, ठीक है, इतना सा आप जो है वो लॉस ले सकते हो इसके अंदर। लेकिन अगर इसमें से आपने इसको अवॉइड कर दिया, रिड्यूस कर दिया या ट्रांसफर कर दिया ना, तो ये जो आपका कैपिटल है ना, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेते ना, तो आपका जो है वो 47,500 के आसपास बच जाता। लेकिन आपने ये 3 में से किसी भी चीज के अंदर अपने पैसे को रख दिया ना, तो वो 0 तक जा सकता है। ठीक है, तो हमेशा हमें रिस्क को एक्सेप्ट करना है, कभी भी उसको अवॉइड नहीं करना है, रिड्यूस नहीं करना है, ट्रांसफर नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज आपके बैक ऑफ द माइंड रहनी चाहिए चार्ट पे जाने से पहले ही। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाता जाऊंगा कि कहाँ पे कितना रिस्क लेना है, कितना रिवॉर्ड लेना है। चलिए चलते हैं आगे की सीट के ऊपर। ओके, तो अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट लगती है। ठीक है, तो सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए यहाँ पे मार्केट में जो है ना, जैसे हमारी कार में 4 टायर होते हैं ना, वैसे ही मार्केट के अंदर भी 4 टायर है। ठीक है, पहला तो आपका एनालिसिस, ठीक है, पहले तो आपका एनालिसिस, चार्ट का एनालिसिस जो आप कर रहे हो उसका वेटेज जो है वो 20% है। मतलब उससे आप ट्रेड बनाने जाओगे ना तो 20% रहेगा कि आप प्रॉफिट में आ सकते हो। दूसरा आ रहा है वो है आपकी स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी कैसी है आपकी, उसके ऊपर 10% आपका ट्रेड जो है वो बनता है। ठीक है, तीसरा जो आ रहा है ना वो आ रहा है रिस्क और मनी मैनेजमेंट, जिसकी अहमियत, जिसका वेटेज जो है ना वो सबसे बड़ा है, 40% के आसपास का उसका वेटेज है। ठीक है, और वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे आपको समझ में आएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे समझाऊंगा कि कैसे ये सारी चीज़ें जो है वो बनेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतना समझ लो कि ये सारी चीज़ें जो है उसका वेटेज क्या है और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। ठीक है, और 30% जो है वो आपकी साइकोलॉजी है, जो आपका दिमाग समझाता है। लेकिन पहला स्टेप क्या है हमारा, पहला स्टेप है एनालिसिस। एनालिसिस वहाँ पे करना जरूरी है, उसके बाद आपकी स्ट्रेटजी आएगी, उसके बाद आपका रिस्क और मनी मैनेजमेंट आएगा, और उसके बाद आपकी साइकोलॉजी रहेगी। ठीक है, ये क्यों इस तरीके से है, क्यों पहले नंबर पे एनालिसिस है, दूसरे नंबर पे स्ट्रेटजी है, तीसरे नंबर पे रिस्क और मनी मैनेजमेंट है, और चौथे नंबर पे आपकी साइकोलॉजी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कोई भी चार्ट अगर आज आप देख रहे हो, ठीक है, ऊपर जाता हुआ या नीचे आता हुआ कोई भी चार्ट, तो उसके अंदर पहले तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है या फिर ऐसा करके नीचे आ रहा है। ठीक है, तो पहले तो आपको वो एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये अगर नीचे आ रहा है तो यहाँ से ऊपर जा सकता है, ये अगर ऊपर जा रहा है तो ये यहाँ से नीचे आ सकता है या फिर ज़्यादा ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये रहता है आपका एनालिसिस। दूसरी चीज़ आती है आपकी स्ट्रेटजी, कि आप कौन से टूल्स यूज कर रहे हो। ठीक है, और उस टूल्स को कैसे यूज कर रहे हो, वो सारी चीज़ें जो है वो आएगी स्ट्रेटजी में। ठीक है, तो कोई सौदा बनाने से पहले आपको एनालिसिस करना जरूरी है कि मैं उसको बाय कर सकता हूँ या सेल कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटजी आएगी कि कहाँ पे बाय कर सकता हूँ और कहाँ पे सेल कर सकता हूँ। उसके बाद आएगा कि कितना क्वांटिटी लेना है, कितना क्वांटिटी लेना है, मनी मैनेजमेंट। स्टॉप लॉस क्या रखना है, मतलब रिस्क क्या लेना है, रिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद आपका ट्रेड हो गया, उसके बाद जो है वो आपको साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम चारों की चारों बातें जो है वो सीखने की कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे जो है वो आपको सब समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम ये सारी बातें करने वाले हैं। उसके बाद
स्टॉक मार्केट इज गैम्बलिंग और बिजनेस। ठीक है, ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही चीजें घूमती रहती है कि ये जो है ना ये एक गैम्बलिंग है। ठीक है, और गैम्बलिंग के अंदर पैसा आ भी सकता है और जा भी सकता है। तो मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि गैम्बलिंग जो है ना, गैम्बलिंग वो उस चीज को बोलते हैं जिस चीज के अंदर आपको पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। ठीक है, वहां पे कोई भी पैसे के बल पे कुछ भी नहीं कर सकता है, उसको गैम्बलिंग बोला जाता है। गैम्बलिंग जो अपना जो तीन पत्ती है, ये सारी चीजें जो है ना वो सारी गैम्बलिंग में आती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब जो है वो गैम्बलिंग की ओर आपको इशारा करती है। लेकिन गैम्बलिंग हर वो चीज है जो आपको करना नहीं आता है ना, जो आपको सही तरीके से करना नहीं आता है, वो सारी चीजें जो है वो गैम्बलिंग है आपके लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक मार्केट जो है वो गैम्बलिंग है। और क्यों नहीं लगता है? देखो, पूरी दुनिया में जो 100% अगर पूरी दुनिया का पैसा मिलाया जाए, ठीक है, और वो 100% पैसा जो है वो चार लोगों में बटा हुआ है। चार लोगों में बटा हुआ है। कौन से लोग हैं? तो एक तो मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है, और एक लोअर क्लास लोग हैं। मिडिल क्लास लोग हैं और लोअर क्लास लोग हैं। उसके बाद जो है वो है बिजनेसमैन। ठीक है, और उसके बाद जो है वो है इन्वेस्टर। तो सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? क्या मिडिल क्लास के पास है, लोअर क्लास के पास है, बिजनेसमैन के पास है, या इन्वेस्टर के पास है? ठीक है, तो यहाँ पे हम दो पार्ट लगा देंगे। मिडिल क्लास और लोअर क्लास को एक पार्ट में रखेंगे, एक में रखेंगे बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के पार्ट। इस पार्ट के अंदर सिर्फ 5% कैपिटल जो है वो फिरता रहता है पूरी दुनिया में। जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं, जितने भी लोअर क्लास लोग हैं, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ 5% मनी जो है वो घूमता फिरता रहता है। लेकिन ये बिजनेसमैन और इन्वेस्टर वाला जो पार्ट है ना, वहाँ पे दुनिया का 95% पैसा जो है वो घूमता रहता है। ठीक है, इसी वजह से मिडिल क्लास आदमी हमेशा मिडिल रह जाता है, लोअर क्लास आदमी जो है वो हमेशा लोअर रह जाता है। तो हमें ये देखना है कि हमें मिडिल क्लास या लोअर क्लास जो है वहाँ से हटके कहाँ पे जाना है? बिजनेस में जाना है या फिर इन्वेस्टर में जाना है? ठीक है, यहाँ पे मैं नहीं मानता हूँ कि कोई लोअर क्लास का आदमी होगा, क्योंकि लोअर क्लास में लेबर लोग आते हैं जो मजदूरी करते हैं। ठीक है, तो वो लोग तो शायद यहाँ पे नहीं होंगे। लेकिन हम जहाँ पे खड़े हैं वो हम मिडिल क्लास की रेंज में है। ठीक है, तो हमें बिजनेसमैन बनना है कि इन्वेस्टर बनना है? अब देखो, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर में क्या है? ये जो इन्वेस्टर है ना ये सबसे बड़ा है, क्योंकि ये 95% पैसा जो यहाँ पे घूम रहा है ना बिजनेस और इन्वेस्टर के बीच में, ठीक है, उनमें से भी इन्वेस्टर जो है ना वो इसमें से ये 95 वाला जो पोर्शन है, ठीक है, उसमें से 75% पैसा तो इन्वेस्टर के पास है। 75% जो पैसा है वो तो इन्वेस्टर के पास है। ठीक है, सिर्फ 20% ही पैसा ऐसा है जो बिजनेसमैन के पास है। तो यहाँ पे ये जो चीजें चल रही है ना, ठीक है, दुनिया में, वो जो लोग आम आदमी जो चला रहे हैं वो सिर्फ 5% रुपए से ही काम चला रहे हैं, बाकी का पैसा तो यहीं पे है। ठीक है, तो आपको तय करना है कि आपको बिजनेस करना है या इन्वेस्टर बनना है। अगर बिजनेस करना है ना, ठीक है, तो उसके लिए आपको बड़े पैसे की पहले ज़रूरत पड़ेगी। और अगर इन्वेस्टर बनते हो ना तो वहाँ पे छोटे से छोटा पैसा लेके भी आप आ सकते हो। ठीक है, तो तय आपको करना है, आपको कौन सी चॉइस आपको अच्छी लग रही है उस चॉइस में आपको आना है। क्योंकि ये इन्वेस्टर जो है ना वो हमेशा पैसा जो है वो बिजनेस पे ही लगाने वाले हैं। क्योंकि आज हमारी मार्केट के अंदर टाटा, ठीक है, टाटा कंपनी के जो भी शेयर है, ठीक है, रिलायंस के जो भी शेयर है, ठीक है, अदानी ग्रुप के जो भी शेयर है, वो सारे क्या कर रहे हैं? ये सारे बिजनेस ही तो कर रहे हैं ना। ठीक है, उसके अंदर पैसा किसका लगता है? इन्वेस्टर का। ठीक है,
तो सबसे ज़्यादा पैसे वाला कौन होगा? इन्वेस्टर होगा, क्योंकि ये मेहनत मजदूरी कर रहा है। बिजनेसमैन भी इन्वेस्टर के सामने तो मेहनत मजदूरी ही कर रहा है, ठीक है। वो जो भी पैसा कमाएगा उसमें से जो भी मतलब शेयर इन्वेस्टर के पास है उसका हिस्सा तो उसे देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है, ठीक है, कि दुनिया में क्या पैसा घूम रहा है ना, उसमें से हमारे पास क्या है, बिजनेसमैन के पास क्या है और इन्वेस्टर के पास क्या है। अब आप सोच लो कि आपको कौन सी चीज़ में जाना है। अगर बिजनेस करना है ना तो फिर आप स्टॉक मार्केट में गलत जगह पे हो। अगर इन्वेस्टर बनना चाहते हो ना तो स्टॉक मार्केट जो है वो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो ये बात अपने दिमाग में क्लियर रखना कि अगर बड़ा पैसा चाहिए तो आपको इन्वेस्टर बनना है या बिजनेसमैन बनना है, ठीक है। बिजनेसमैन में आपको बहुत सारी चीज़ें जो है उसको जोड़ना पड़ेगा, जबकि इन्वेस्टर में ऐसी चीज़ है कि किसी भी एक कंपनी जो चल रही है अच्छी खासी उसके अंदर आप पैसा लगा के काम चला सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या ये एक गैम्बलिंग है या बिजनेस। तो अपने दिमाग के अंदर ये चीज़ क्लियर कर लेना कि स्टॉक मार्केट जो है ना वो गैम्बलिंग नहीं है। अगर गैम्बलिंग होता ना तो उसके पास दुनिया का 75% पैसा नहीं होता, ठीक है। अगर गैम्बलिंग होता ना तो वहाँ पे जो लोग बैठे हैं ना उनके पास 75% पैसे नहीं होते, और ना ही रोज का जो है वो सिर्फ इंडिया का 50,000 करोड़ रुपए का मार्केट टर्नओवर है, ठीक है। तो वो नहीं होता, क्योंकि गैम्बलिंग होता ना तो इतना बड़ा पैसा वहाँ पे नहीं आता, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग के अंदर आपको क्लियर कर लेना है कि ये एक बिजनेस है। जैसे ही बिजनेस में चीज़ें बनाई जाती है ना, एडवर्टाइजमेंट की जाती है, जैसे ही चीज़ें जो है उनको सेल करने की कोशिश की जाती है, वहाँ से मुनाफा लेना, मार्जिन कितना रखना है, ये सारा जो प्लान करना पड़ता है ना, वही स्टॉक मार्केट के अंदर भी पूरा जो है वो प्लान करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक प्योर बिजनेस है। उसके बाद एडवांटेज क्या है इस बिजनेस की, खासियत क्या है, इसके अंदर हमें क्या ऐसी चीज़ें मिल सकती है, ठीक है। तो उसके अंदर पहली तो बात, नो क्रेडिट, मतलब आपको कभी भी किसी को बाकी में माल नहीं देना है, ठीक है। कभी भी आपको किसी को बाकी में माल नहीं देना है, मतलब जो क्रेडिट देते हैं वो क्रेडिट तो यहाँ पे है नहीं। दूसरी बात, 100% ट्रांसपेरेंसी, मतलब किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने कितना लॉस किया है, कितना प्रॉफिट किया है, मतलब आपने बिजनेस किस तरीके से किया है, कहाँ पे क्या चीज़ें सेल की है, कोई भी तरह की चीज़ें आपके बारे में आपके पड़ोसी को भी नहीं पता चलेगा। और अगर आप चाहते हो ना तो आपके बच्चों को, बीवी को भी पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो 100% जो है वो ट्रांसपेरेंसी बिजनेस है। उसके बाद नो बल्क डिस्काउंट, मतलब कहीं पे भी अगर आप लेने जाते हो ना तो मान लो कि कहीं पे आप कपड़े की खरीदी करने गए, ठीक है। तो वहाँ से अगर मान लो कि 10 पेयर आपने ली ना तो आप वहाँ पे डिस्काउंट ले लोगे कि भाई मैंने बल्क में लिया है तो मुझे यहाँ पे डिस्काउंट दो। लेकिन यहाँ पे आप 100 नंग लो तो भी 100 रुपये का स्टॉक 100 रुपये में आएगा, 1000 नंग लोगे तो भी 100 रुपये का 100 रुपये में आएगा, 10,000 लो, 1 लाख लो, चाहे 1 करोड़ स्टॉक ले लो, लेकिन जो उसका भाव चल रहा है ना आपके सामने आपकी स्क्रीन पे वही भाव रहेगा। उसके अंदर किसी को भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ना आपको मिलेगा, ना बड़े इन्वेस्टर को मिलेगा, ना कोई बड़ा पैसा लेके आ रहा है उसको मिलेगा, ठीक है। सबको जो भाव है वो सामने दिख रहा है, उसी पे ट्रेड करना पड़ेगा। जब भी आप बिजनेस से बाहर निकलना चाहो तो आराम से निकल सकते हो। मान लो आज आपने इसके अंदर 20 लाख या 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और बाद में जाके आपको लगा कि नहीं मुझे ये बिजनेस नहीं करना है, तो कभी भी आप इस बिजनेस से आपका जो कैश है उसको विड्रॉ करके निकल सकते हो। तो ये भी एक चीज़ की जो झंझट है वो नहीं रहती है इसके अंदर, ठीक है, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो। दूसरा, एग्जिट कॉस्ट इज मच लेस, मतलब अगर कहीं पे अगर आपने शॉप लगाई है ना, ठीक है, अगर आप एग्जिट कर रहे हो ना उस बिजनेस से, मान लो कोई बड़ा बिजनेस था आपका, टाइल्स का बिजनेस डाल के बैठे हो, उसके अंदर आपने 20 या 25 लाख रुपए का आपका जो मनी है उसको इन्वेस्ट कर दिया,
और उसके बाद आपको पता चला कि हाँ 6-7 महीने गुजरने के बाद कि ये बिजनेस तो मुझे नहीं जमता है, इसमें नहीं मुझे कुछ पता चलता है, ठीक है। तो फिर वो बिजनेस अगर आप बंद मतलब क्लोज करने जाओगे ना, एग्जिट करने जाओगे ना, तो उसके अंदर बहुत सारी कॉस्ट लग जाएगी आपकी। लेकिन ये एक लौता ऐसा बिजनेस है, अगर मान लो कि आपने किसी चीज़ को 100 रुपये में लिया है, ठीक है, और ये आज 120 रुपये चल रहा है या 80 रुपये चल रहा है, ठीक है, तो कभी भी आपका टोटल लॉस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान में रखना, मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, मैं वो चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप कॉल या पुट में काम कर रहे हो, यहाँ पे टोटल लॉस हो सकता है, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टर हो तो कभी भी टोटल लॉस नहीं आएगा आपका, जब भी एग्जिट करोगे तो कुछ ना कुछ पैसा जो है वो आपका बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ रहा है एक्सपेंशन कॉस्ट इज ऑलमोस्ट नील, मतलब आपकी एक्सपेंशन जो भी, मतलब मान लो कहीं पे आप दूसरा बिजनेस कर रहे हो ना, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा। कोई आपका जो कस्टमर है वो आ गया तो उसको कुछ आपको कुछ ना कुछ मतलब देना पड़ता है, ठीक है। कोई ना कोई डिस्काउंट देना पड़ता है, कोई ना कोई चीज़ देनी पड़ती है, कुछ भी देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे वो कोई भी एक्सपेंस है ही नहीं, बस एक आप ब्रोकरेज दे रहे हो, वही आपकी एक्सपेंस है। उसके अलावा कोई भी मतलब मान लो कि कोई ट्रक का एक्सपेंस नहीं है कि ये माल यहाँ से वहाँ आपने रखा तो उसका एक्सपेंस लग गया, ये माल बारिश में भीग गया तो इसका एक्सपेंस लग गया, इस वहाँ पे आपने गोडाउन जो है उसको रेंट पे लिया तो उसका एक्सपेंस लग गया। वो सारी चीज़ें यहाँ से निकल जाती है क्योंकि यहाँ पे कोई इतना बड़ा एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे नहीं भी हो ना, अगर मान लो कि आपने जो है वो 100 रुपये का स्टॉक लिया, ठीक है, इसके अंदर 10 लाख रुपीज़ का आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, और उसके बाद आप जो है वो किसी काम की वजह से वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है, और आप एब्सेंस हो, तो भी वो स्टॉक जो है ना वो बढ़ना होगा ना तो वो 150 तक पहुँच जाएगा। उसके लिए आपको स्क्रीन के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है, बैठो तो ठीक है, नहीं बैठोगे तो भी वो अपना काम करता रहेगा। वहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनडायरेक्टली तो आप पार्टनरशिप ही ले रहे हो ना, तो काम दूसरे लोग कर रहे हैं, हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और क्या एडवांटेज है इसके अंदर, तो देखो कोई भी कॉरपोरेट के जो भी लॉज आ रहे हैं, ठीक है, जो भी रूल्स आ रहे हैं वो रूल्स का हमें कोई फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नो फाइंडिंग कस्टमर, हमें कस्टमर ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पे है, सब लोग वहीं पे आने वाले हैं। कहीं भी हमें जाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये कस्टमर आ जाए वो कस्टमर आ जाए, हमें किसी के साथ मीटिंग नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। कस्टमर अपने पास सीधा सामने ही बैठा है। एनी अमाउंट, मतलब स्टार्ट जो है वो आप किसी भी अमाउंट से कर सकते हो, 2,000 रुपये से कर सकते हो, 5,000 से कर सकते हो, 10,000 से कर सकते हो, लाख से कर सकते हो, 2 लाख से कर सकते हो, 10 लाख से कर सकते हो, 50 लाख से कर सकते हो, 1 करोड़ से कर सकते हो। कोई भी अमाउंट से आप जो है वो इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आपकी जो कॉस्टिंग है ना वो यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने का जो आपका इरादा है ना वो कोई भी अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना पैसा लगेगा ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद नो वन कैन जज योर इनकम, मतलब आपके इनकम के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा, किसी को भी नहीं। आपकी इनकम क्या आ रही है ना वो अगर आप चाहो ना तो आपके, हाँ मतलब यहाँ पे मैंने बता ही दिया है, ठीक है, आपके बीवी बच्चों को भी पता नहीं चलेगा कि आप क्या कमा रहे हो और कितना कमा रहे हो, ठीक है। ऑल हॉलीडे इंक्लूड, मतलब आपके सारे के सारे जो छुट्टियों के दिन है ना वो सारे इंक्लूड है इसके अंदर। मतलब आपको छुट्टी के दिन कोई भी काम नहीं करना है, वो छुट्टी के दिन आप जो है वो आराम से बैठ सकते हो, ठीक है। ऑल डे हाफ डे,
हर दिन जो है वो आपका हाफ डे रहेगा, मतलब 9:15 से लेकर 3:30 तक आप काम कर रहे हो, बाकी उसके बाद जो है आपके पास पूरा टाइम जो है वो फ्री बच जाता है। ठीक है, तो ऑल टाइम यू बाय और सॉरी एनी टाइम यू बाय और सेल, मतलब आप कभी भी उसको बाय और सेल कर सकते हो, मार्केट आवर के अंदर कभी भी बाय और सेल कर सकते हो। आपको ये नहीं होगा यहाँ पे कि हाँ मैं 2 दिन बाद आता हूँ वहाँ पे आके आपको ये चीज़ दे दूंगा। ठीक है, ये कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं है, कभी भी आप बाय और सेल कर सकते हो। 100 रुपये का स्टॉक अगर एक दिन में 130 रुपये हो गया तो आप वहाँ पे सेल कर सकते हो। ठीक है, 100 रुपये में आप कभी भी बाय कर सकते हो, कभी भी 130 में सेल कर सकते हो। मतलब आपको कोई वहाँ पे ये कहने वाला नहीं होगा कि क्यों ये 100 रुपये में बाय कर रहे हो और आज के आज ही दिन सेल कर रहे हो, कुछ भी नहीं होगा। मतलब यहाँ पे पूरा जो इम्पोर्टेंट है ना, क्यों ये बिजनेस है और बिजनेस के अंदर क्या क्या एडवांटेज है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई है। और ऑलमोस्ट ये एक बड़ा बिजनेस है, ये एक बड़ा बिजनेस है, इसको आप छोटा मत समझो। ये पूरा मतलब समंदर है, इसके अंदर से अगर आप थोड़े बहुत ट्रक निकाल के लेके आओगे ना तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन वो ट्रक कैसे वहाँ से भरने हैं ना, वो आपको सही तरीके से एजुकेशन होना जरूरी है उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है आपको ट्रेन करेंगे कि किस तरीके से आपको उस समुंदर के अंदर से पैसे निकाल के लेके आना है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं नोइंग द नेचर ऑफ द पास्ट एंड फ्यूचर प्राइस। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ का यहाँ पे पास्ट जान लेना, ठीक है, तो हम फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके बारे में कुछ कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सपोज के यहाँ पे मान लो कि आपका जो पास्ट ईयर का बैंक बैलेंस था ना वो 50,000 के आसपास था। ठीक है, ये टेक्निकल एनालिसिस करते कैसे है उसके बारे में बता रहा हूँ यहाँ पे कि आपका जो अगले साल का बैंक बैलेंस जो था वो 50,000 रुपये था। उसके बाद आपका जो अभी का बैंक बैलेंस है ना, अभी करंट का जो चल रहा है ना, ठीक है, वो 5 लाख रुपए है। तो इसके ऊपर से हम क्या चीज़ें जो है वो समझ सकते हैं। मतलब 2019 के अंदर आपके पास 50,000 थे, लेकिन अभी जो 2021 चल रहा है ना उसके अंदर आपका बैंक बैलेंस जो है वो 5 लाख रुपीज़ के आसपास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो अभी करंट ईयर चल रहा है ना वो एक आपके बैंक के हिसाब से एक्सीलेंट है, मतलब बढ़िया है एकदम। ठीक है, तो वहाँ पे मैं क्या प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, मैं ये प्रेडिक्शन कर सकता हूँ कि आपका जो काम करने का तरीका है, आपका जो बिजनेस करने का तरीका है वो बेटर है, तभी जाके बैलेंस बढ़ा है ना। अगर बेटर नहीं होता तो कभी भी बैलेंस नहीं बढ़ता। अब चाहे वो किसी भी तरीके से आया हो, मतलब आपके पुराने जो क्रेडिट पे दिया हुआ माल था वो आपको मिल गया है, उसका पैसा मिल गया है या कुछ भी मिल गया है, लेकिन आपके पास वो अभी तो है ना, तो उसके ऊपर से मैं क्या प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। मतलब आपका बिजनेस करने का तरीका कुछ सही हो रहा है और मैं वहाँ पे जो आने वाले साल है ना उसके अंदर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि आपकी जो बैंक बैलेंस होगी ना वो 5 लाख से ऊपर होगी। ठीक है, मतलब 5 lakhs प्लस प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। कभी भी मार्केट के अंदर जो है वो कोई प्राइस जो है वो 0 से लेके 10 आई, 10 से लेके 8 आई, 8 से लेके 20 आई, तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं पे ग्रो हो रहा है। ठीक है, ग्रो हो रहा है, तो कभी भी हमें ये नहीं मानना है कि ये 20 रुपये जो है ना वो बड़ी महंगी प्राइस है। ठीक है, या ये जो 10 रुपये है ना वो 0 से 10 हुए ये महंगा हो गया है, ऐसा कभी भी नहीं सोचना है। क्योंकि इस मार्केट के अंदर जो महंगा है ना, ठीक है, वो और महंगा होता जाएगा और जो सस्ता है ना वो और सस्ता होता जाएगा। ठीक है, तो हमें हमेशा प्रेडिक्ट जो करना होता है ना वो एनालिसिस करना होता है। हमारे पास 2 पॉइंट थे, ये 2 पॉइंट के आधार पे हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे प्रेडिक्ट की। तो हमने पहले तो प्रेडिक्ट किया कि ये जो करंट ईयर चल रहा है ना वो बैंक का एक्सीलेंट है,
ठीक है। दूसरा हमने प्रेडिक्ट किया कि उनका काम करने का तरीका जो है वो बेटर है। तो फिर उसके ऊपर से हमने क्या निकाला, हमारा जो भी डिसीजन निकल के आ रहा था वो क्या आ रहा था कि अगले आने वाले टाइम के अंदर, मतलब अगले आने वाले साल के अंदर इसका जो बैंक बैलेंस है ना वो 5 लाख अबव हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे चार्ट के ऊपर कि प्राइस क्या होता है और प्राइस में किस तरीके से हम पीछे के जो भी चीज़ें हैं उसको मिला के आगे क्या होने वाला है उसके बारे में प्रेडिक्ट कर पाए। ठीक है। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें जो है वो सीखने वाले हैं और पक्का बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे सिखा के ही छोड़ूंगा। ठीक है। वाई टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस ही क्यों? देखो, टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप हिस्ट्री का जो डेटा है ना उसको उठा के अगर देख लो ना तो आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है ना उसका मोटा मोटी पता चल जाता है। तो हमें मोटा मोटी कितना पता चलाना है, ठीक है। अगर हमें 80% भी पता चल गया ना, 80 से 85% कि आगे क्या हो सकता है, पीछे वाली मुंह को देख के पता चल गया कि आगे क्या हो सकता है, ठीक है। 80 से 85% भी हमने पता लगा लिया ना, ठीक है, तो हमारे 10 में से 8 ट्रेड जो है ना वो सही हो जाएंगे, 2 गलत निकल जाएंगे। ठीक है, 2 गलत निकल जाएंगे ना उसमें हमारा एसएल होगा। ठीक है, 8 सही निकल जाएगा ना वो हमें बड़ा पैसा बना के दे सकता है। तो यहाँ पे जो है हम टेक्निकल एनालिसिस की जो आर्ट है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री के बारे में जानकर जो आगे होने वाला है उसके बारे में हम सोच सकते हैं। ठीक है। उसके बाद some example of which you do every day in the form of technical analysis, मतलब आप हर दिन जो है वो टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ कैसे करते हो। वैसे मैंने बता चुका हूँ, आगे के पार्ट में भी मैं बता चुका हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर से एक बार पॉइंट आ गया है तो हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, कोई भी स्पोर्ट हो, अगर कोई क्रिकेट चल रहा है, ठीक है, तो क्रिकेट के अंदर क्या होता है, जो प्लेयर है वो पहले अगले दिन जो है वो अपनी स्ट्रेटजी बनाने बैठेंगे कि हम अगर मान लो कि अपना जो इंडियन कैप्टन है वो ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलने वाला है तो उसको ये पता रहता है कि हाँ इसकी बॉलिंग अच्छी है तो इसके ऊपर अटैक कैसे करना है, किसकी बॉलिंग जो है वो ज़्यादा बेटर है उसको हमें किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से उसके सामने बैटिंग करना है, कौन से बॉल पे किस तरीके से खेलना है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो पुराने जो मैचेस होते हैं ना उसको देख के वहाँ पे उसको एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि हमें कल क्या करना है। ठीक है, ये सारा जो है वो टेक्निकल एनालिसिस है। ठीक है, वो ये सारा जो है ना वो टेक्निकल एनालिसिस है। किसी फार्मर को आप देख लेना, आसमान के सामने देख के ही वो पता लगा लेगा कि आज बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती है। बादलों को देख के उसे पता चल जाता है कि आज बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पे साथ में वो भी ध्यान में रखना है कि अगर बादल जो है वो घने हैं, ठीक है, तो वो बारिश हो सकती है। अगर बादल जो है वो बिछड़ रहे हैं, ठीक है, बादल जो है वो बिछड़ रहे हैं तो फिर बारिश नहीं भी हो सकती है। लेकिन दोनों तरफ से हमें चार्ट के अंदर क्या देखना है, अगर मानो कि हम एंटीसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, ये हम देख रहे थे कि यहाँ पे कुछ प्राइस जो है वो बढ़ने की कोशिश कर रहा है और निकल गया है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ये चार्ट खराब हो रहा है ना तो हम उसमें से निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम सीखने वाले हैं और मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आज जो भी बात की है आपके बैक ऑफ द माइंड रखना क्या ज़रूरी है। तो एक तो बिजनेस वाला पॉइंट जो है ना, बिजनेस वाला, ठीक है, उसको सही तरीके से समझ लेना कि क्या क्या चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई है और किस तरीके से हम जो है इस बिजनेस के अंदर आ सकते हैं। और दूसरा जो मैंने एग्जाम्पल दिया था ना कि मिडिल क्लास लोग जो है वो लोअर क्लास लोग जो है वो वाला एग्जाम्पल भी आपको फिर से एक बार रिवीजन करना है और पूरा का पूरा अपने दिमाग के अंदर बिठा लेना है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो स्टार्ट हो रहा है ना वो अपना पहला वाला पॉइंट आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना, पहले आएगा एनालिसिस, दूसरा आएगा आपका स्ट्रेटजी,
उसके बाद आपका रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट, और उसके बाद जो है वो आएगा आपका साइकोलॉजी। ठीक है, तो हम इस पॉइंट के अंदर आगे बढ़ने वाले हैं पार्ट 4 के अंदर। ठीक है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो स्ट्रेटजी के भी पार्ट आएंगे, उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट के, और उसके बाद लास्ट में आएंगे साइकोलॉजी। तो आज के बाद जो भी वीडियो आप देखने वाले हो उसके अंदर हम एनालिसिस के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आपको दिख सकती है और किस तरीके से आपको उसको देखना है। उसके साथ जो साइकोलॉजी जुड़ी हुई है ना, देखो वैसे साइकोलॉजी का जो चैप्टर है ना वो इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, ठीक है, और इसके साथ भी आएगा। तीनों के साथ साइकोलॉजी तो आपकी अब स्टार्ट हो ही चुकी है। ठीक है, वो तो स्टार्ट ही रहेगी आपके साथ साथ, लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ भी साइकोलॉजी जो है मैं आपको वहाँ पे समझाता रहूँगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो पूरा बार बार देखने के बाद अगर कंप्लीट हो जाते हो तब जाके आप जो है वो चौथे पार्ट के अंदर जाना। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। ओके।